अंधेरे सीलन भरे कमरे में खून की लोहे जैसी गंध तैर रही थी। हवा इतनी भारी थी मानो हर दीवार ने चीखों को सोकर अपने अंदर कैद कर लिया हो। उसी मौत जैसी खामोशी को चीरती हुई एक डरावनी चीख गूंजी। फर्श पर खून, धूल और टूटे हुए शरीर के बीच पड़ी थी चेन जुफेन। कभी पूरे ये साम्राज्य में अपनी सुंदरता, शालीनता और बुद्धिमत्ता के लिए जानी जाने वाली वही जुफेन आज अपनी आखिरी सांसों के किनारे पड़ी थी। उसका शरीर कोड़ों से छलनी था, कपड़े लहू में भीग चुके थे और हर सांस उसके गले से ऐसे निकल रही थी जैसे कोई टूटी हुई बांसुरी दर्द में कराह रही हो। फिर भी उसके भीतर जो सबसे ज्यादा जिंदा था वह दर्द नहीं था, वह था विश्वासघात। ऐसा विश्वासघात जिसने उसके दिल को 1000 बार तोड़ा था। उसके सामने आराम से बैठी थी गुमेयुए। उसका चेहरा किसी खिले हुए फूल की तरह सुंदर था। बाल सोने चांदी के गहनों से सजे थे। होठों पर हल्की मुस्कान थी, लेकिन उस मुस्कान के पीछे ऐसी जहरीली क्रूरता छिपी थी जिसे देखकर आत्मा तक कांप जाए। जुफैन ने टूटी हुई भारी आवाज में थूक निगलते हुए कहा, तू तू इतनी घिनौनी औरत निकली मेयुए। उसके शब्द पूरे नहीं थे, लेकिन उनमें घृणा पूरी थी। यह वही औरत थी जिसे उसने कभी अपनी सगी बहन से भी बढ़कर माना था। वही जिसके साथ उसने आसमान को साक्षी मानकर बहनापा निभाने की कसम खाई थी। वही जिसने कहा था कि जो पहले इस रिश्ते को तोड़ेगा उस पर स्वर्ग का कोप टूटेगा। और आज वही औरत उसके पति के हरम में जगह बनाकर बैठी थी, उसके बच्चे को मार चुकी थी, उसके परिवार को बर्बाद कर चुकी थी और अब उसकी मौत का तमाशा देख रही थी। एक और कोड़ा उसकी पीठ पर पड़ा और जुफेन के होठों से दबी हुई कराह निकली। लेकिन अब उसका शरीर दर्द से सुन्न होने लगा था। शुरुआत में वह चीखी थी, मदद के लिए चिल्लाई थी, दया की भीख मांगी थी, मगर अब उसे सबसे ज्यादा तकलीफ घावों से नहीं, अपने टूटे हुए दिल से थी। उसका अजन्मा बच्चा, उसी ख्याल से उसकी आंखें धुंधली हो गईं। उसका बच्चा, जो अभी दुनिया में आया भी नहीं था, जिसने पहली बार मां की उंगली तक नहीं पकड़ी थी, उसे भी उन्होंने नहीं छोड़ा। गुमेयुए ने उसके दाहिने हाथ को जलते लोहे से दागा, फिर कुंद चाकू से धीरे धीरे काटा। उसके चेहरे को बिगाड़ दिया, उसके गर्भ जैसे लंबे बाल काट डाले और धीमा जहर देकर उसके गर्भ में पल रही जिंदगी को खत्म कर दिया। जुफेन की आंखों से आंसू बह निकले। क्यों? हमने तो कसम खाई थी, मैंने तुझसे सच्चा प्यार किया था, तुझे बहन माना था। गु मेयुए तिरस्कार से हंसी। उसने ऐसे देखा जैसे जुफेन कोई इंसान नहीं, बल्कि जूते के नीचे दबा कीड़ा हो। क्यों? उसने ठंडी आवाज में कहा, क्योंकि तू हमेशा सब कुछ मुझसे छीनती आई है। नाम, इज्जत, सुंदरता, लोगों का ध्यान। जहां तू खड़ी होती थी, बाकी सब फीके पड़ जाते थे। अब देख, तेरा कुल मिट चुका है, तेरी शक्ल बिगड़ चुकी है और तेरा पति भी अब मेरा है। मैं सिर्फ वही ले रही हूँ जो शुरू से मेरा होना चाहिए था। जुफेन का दिल उस पल जैसे एक और बार टूट गया। तो यह सब सिर्फ ईर्ष्या के कारण था। उसके अजन्मे बच्चे की मौत, उसके पिता की बेइज्जती, उसके पूरे परिवार की बर्बादी, सब सिर्फ इस औरत की जलन की वजह से। तभी उस अंधेरे कमरे का दरवाजा खुला और अंदर आया ये फैंग। सुनहरी ड्रैगन कढ़ाई वाला राजसी वस्त्र उसके पीछे फर्श को छूता हुआ खिंच रहा था। वही चेहरा जिसे देखकर कभी जुफेन का दिल धड़क उठता था। वही आंखें जिन्हें वह कभी प्रेम समझ बैठी थी, लेकिन आज उन आंखों में बस ठंडापन, झुंझलाहट और घृणा थी। जुफेन ने उसका नाम खून से भरे गले के साथ थूकते हुए लिया, ये फैंग। लेकिन जवाब में उसे न्याय नहीं मिला। उल्टा गुमेयुए नाराज होने का नाटक करते हुए बोली, सम्राट का नाम ऐसे लेने की हिम्मत, और फिर उसकी दासी को उसे फिर मारने का आदेश दे दिया। इससे भी बड़ा घाव तब लगा जब ये फैंग ने जुफेन की तरफ नहीं बल्कि गुमेयुए की तरफ मुड़कर उसे प्यार से बाहों में भर लिया। जुफेन ने कांपती आवाज में पूछा, 5 साल तक मैं तुम्हारी पत्नी रही, क्या वह सब कुछ भी नहीं था? उसकी आवाज में दर्द से ज्यादा सवाल था। मैंने तुम्हें रास्ता दिखाया, तुम्हारे लिए नीति लिखी, तुम्हें दरबार में ऊपर उठने में मदद की, युद्ध की योजनाएं बनाई, भूखे दिनों में खाना दिया, बेघर दिनों में छत दी, टूटे दिनों में कंधा दिया। मैंने अपना दिल अपने हाथों से निकालकर तुम्हें दे दिया, और आज तुमने मेरे परिवार को मरवा दिया, मुझे मरवा रहे हो और मेरे बच्चे को भी नहीं छोड़ा। वह बोलती गई और हर शब्द के साथ उसका बीता जीवन जैसे उसी कमरे में फिर से जीवित हो उठा। लेकिन ये फैंग का चेहरा नहीं बदला, उसकी आवाज पत्थर जैसी थी। वह तुम्हारा कर्तव्य था, तुम मेरी मुख्य पत्नी थी। उन 5 सालों को एक एहसान समझो। तुम बस एक सीढ़ी थी, बस एक मोहरा। मेरी असली सम्राज्ञी बनने के योग्य तो मेयुए है। उसका परिवार अब भी सम्मानित है, उसका चेहरा अब भी सुंदर है, और अब तुम किसी चीज के लायक नहीं रही। उसी पल जुफेन के भीतर कुछ मर गया। उसने पहली बार साफ देखा कि यह आदमी जिसे वह कभी अपना प्रेम मानती थी, दरअसल शुरू से ही एक राक्षस था। उसे उसके चेहरे पर वह महीन घृणा दिखी जो उसने कभी देखी ही नहीं थी। उसे उसके होठों का वह सिकुड़ना याद आया जिसे उसने कभी संकोच समझा था। उसे सब समझ में आ गया, बहुत देर से, लेकिन पूरी तरह। फिर अचानक वह हंसने लगी। वह हंसी सामान्य नहीं थी, वह टूटी हुई, पागल, हड्डियों तक सिहरन भर देने वाली हंसी थी। कमरे में मौजूद हर व्यक्ति एक पल को रुक गया। जुफेन की आंखों में अब आंसू नहीं थे, वहां अब बस जहर था। उसने आसमान, देवताओं और किस्मत को साक्षी मानकर दोनों को श्राप दिया। औरत प्यार में सबसे बड़ी मूर्ख बन जाती है, और मैं इसका जीता जागता सबूत हूँ। लेकिन अब सुनो, तुम दोनों को चैन से मरने नहीं दूंगी। गुमेयुए, तूने कसम तोड़ी है, तुझ पर 3 बार बिजली गिरे और तुम दोनों अनंत दुख, अनंत विनाश और अनंत पतन तुम्हारा पीछा करे। लेकिन वह अपनी आखिरी बात पूरी भी नहीं कर पाई थी कि अगले ही क्षण उसका सिर धड़ से अलग कर दिया गया। एक भारी आवाज के साथ उसका सिर फर्श पर लुढ़का और उसका शरीर वहीं ढह गया। दुनिया अंधेरे में डूब गई। फिर
अचानक उसकी आंखें खुल गईं। सामने वही गुलाबी पर्दे थे, वही महीन रेशमी चादर, वही लकड़ी की नक्काशीदार छत, वही कमरा। जुफेन झटके से उठ बैठी, उसके बाल पसीने से गीले थे, सांस तेज थी। उसने तुरंत अपने दोनों हाथ उठाकर देखे, वे सलामत थे। उसने उंगलियां मोड़ी, खोली, हथेलियों को छुआ, चादर को महसूस किया। यह सपना नहीं था। तभी उसकी निजी दासी की आवाज आई, मिस, आप जाग गई। मैंने क्रिसेंथेमम वाला स्नान तैयार कर दिया है। जुफेन ने उसकी तरफ देखा और उसका गला भर आया। शाओ रू उसके सामने पहले की तरह खड़ी थी। गोल चेहरा, मासूम आंखें, साधारण लेकिन साफ सुथरा जूड़ा और उसमें लगी चांदी की सादी पिन। वही लड़की जिसने पिछले जीवन में उसके लिए अपनी जान दे दी थी। वही जिसकी मौत ने जुफेन को भीतर से तोड़ दिया था। लेकिन इस बार वह जिंदा थी। गर्म शहद वाली चाय लेकर वह घबराहट में आगे आई। मिस, क्या हुआ? अगर यह पसंद नहीं है तो मैं नया स्नान तैयार करवा दूं? जुफेन कुछ पल उसे बस देखती रही। यह सिर्फ राहत नहीं थी, यह चमत्कार था। उसने धीरे से खुद को संभाला और कहा, कुछ नहीं, मैं स्नान करूंगी। बाहर से वह शांत थी, मगर भीतर उसके दिल में उम्मीद की पहली लौ जल चुकी थी। उसे दूसरा मौका मिला था। क्रिसेंथेमम की खुशबू वाले गर्म पानी में बैठते ही उसकी स्मृतियां साफ होने लगी। अगर उसकी यादें सही थीं तो आज वही दिन था जब उसके पिता उसके विवाह की बात करने वाले थे। उसके पिछले जीवन का सबसे बड़ा मोड़। उसने आंखें बंद करके सोचा, कल उसके और शू परिवार की सगाई की घोषणा होनी थी। 1 महीने बाद जेड का आदान प्रदान और ठीक 1 साल बाद वह ये फेंग की वांगफेई बनकर इंपीरियल फैमिली में प्रवेश करती। पिछले जीवन में उसने इसी मोड़ पर सब कुछ गलत चुना था, लेकिन अब नहीं। उसने पानी में थोड़ा और डूबते हुए फुसफुसाया, इस बार पिता नहीं मरेंगे, शाओरू नहीं मरेगी और मैं आज्ञाकारी बनूंगी। मुख्य हॉल में उसके पिता चिंची हमेशा की तरह किताब और चाय के साथ बैठे थे। जैसे ही उन्होंने अपनी बेटी को हल्के नीले वस्त्रों में आते देखा, उनका चेहरा खिल उठा। वह उसे बहुत प्यार करते थे, इतना कि पूरे घर में सब जानते थे कि प्राइम मिनिस्टर की सबसे बड़ी कमजोरी उसकी यही बेटी है। उन्होंने उसे प्यार से अपने पास बैठाया और विवाह की बात शुरू की। वह असामान्य रूप से सावधान थे क्योंकि उन्हें डर था कि जुफेन पहले की तरह क्रोध करेगी। लेकिन इस बार जुफेन ने पहले ही पूछ लिया, पिता किससे विवाह की बात करना चाहते हैं? यह सुनकर चेन ची को भी लगा कि उनकी बेटी आज कुछ अलग है। कुछ झिझक के बाद उन्होंने नाम लिया, शू जुन, अपने पुराने मित्र शू तियानिंग के बेटे का। जुफेन का हाथ वहीं ठहर गया। शू जुन लंबा, शरारती, आत्मविश्वासी और हमेशा उसे चिढ़ाने वाला वही लड़का, जो फिर भी उसके लिए शहद में डूबे मीठे फल चुरा लाता था। पिछले जीवन में उसने उसी का प्रस्ताव ठुकराया था क्योंकि उसका दिल पहले ही ये फेंग के पीछे जा चुका था। लेकिन अब उसे साफ दिखाई दे रहा था कि परिचित और भरोसेमंद इंसान अजनबी राक्षस से कितना बेहतर होता है। उसने पिता की आंखों में छिपी चिंता पढ़ ली और फिर शांत, स्थिर आवाज में कहा, जुफेन को यह विवाह स्वीकार है, मैं पिता की इच्छा मानेगी। चेन ची कुछ क्षण तक उसे देखते रह गए। उन्हें लगा था कि वह गुस्सा करेगी, रोएगी, जिद करेगी, लेकिन उनके सामने बैठी यह लड़की पिछली जुफेन जैसी नहीं थी। यह लड़की सोचकर बोल रही थी। उन्होंने हंसते हुए उसका हाथ थाम लिया और कई बार पूछा कि कहीं वह जबरन तो नहीं मान रही। जुफेन ने मधुर लेकिन दृढ़ स्वर में कहा, पिता ने जो चुना है वह मेरे लिए बुरा नहीं हो सकता और किसी अजनबी से बेहतर है किसी परिचित के साथ जीवन बांटना। उसके इस उत्तर में छिपा जहर सिर्फ वही समझती थी, क्योंकि वह जानती थी कि ये फैंग के साथ उसका पिछला जीवन एक शादी नहीं, एक लंबी मौत थी। पिता की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उन्होंने कहा कि आज उनकी बेटी सच में समझदार और परिपक्व हो गई है। उन्होंने हंसी में कहा कि अब वह जो चाहे मांग सकती है। उसी समय जुफेन ने वह मांग रखी जिसने पूरे माहौल को बदल दिया, मैं मार्शल आर्ट सीखना चाहती हूँ। चेन ची के हाथ से चॉपस्टिक्स लगभग छूट गई। स्कॉलर फैमिली की बेटी, वह भी एक ऊंचे पद वाले मंत्री की लाडली, मार्शल आर्ट सीखेगी? उन्होंने चिंता से पूछा, क्यों? जुफेन ने सीधा उत्तर दिया, क्योंकि ऐसी परिस्थिति आ सकती है जहाँ गार्ड्स भी काम ना आए, और अगर मेरी इज्जत, मेरा जीवन या मेरे प्रियजनों की सुरक्षा दांव पर हो तो मैं सिर्फ दूसरों पर निर्भर नहीं रहना चाहती। उसने अपनी बात वहीं नहीं रोकी। उसने पिता की सबसे बड़ी कमजोरी को छुआ, प्रतिष्ठा और सुरक्षा। पिता को मेरी रेपुटेशन की चिंता है ना? तो फिर मुझे इतना सक्षम होना चाहिए कि मैं खुद को अपमान से बचा सकूं। चेन ची कुछ देर चुप रहे। उन्हें डर था कि लोग क्या कहेंगे, लेकिन वह अपनी बेटी की आंखों में पहली बार ऐसी दृढ़ता देख रहे थे जो बचकानी जिद नहीं, जिया हुआ दर्द लग रही थी। अंततः उन्होंने हाँ कर दी। जुफेन ने मन ही मन निश्चय किया कि इस 1 वर्ष में, शादी से पहले, वह अपने पूरे जीवन का रास्ता बदल देगी। जो कुछ उसने येफोंग को खुश करने के लिए सीखा था, संगीत, कढ़ाई, खाना, साहित्य, रणनीति, अब वह सब व्यर्थ नहीं जाएगा। इस बार वह अपनी मेहनत का उपयोग अपने लिए करेगी। उस रात उसने लंबा समय अकेले बैठकर अपने पिछले जीवन के हर घाव को याद किया। कैसे उसने ये फंग के लिए रात रात भर गुजेंग बजाया, उंगलियां लहूलुहान होने तक। कैसे उसने रसोई में धुएं के बीच खड़े होकर पकवान बनाए। कैसे उसने राजनीति और युद्ध नीति पढ़ी ताकि वह उसके लिए उपयोगी साबित हो सके। और अंत में क्या मिला? अपमान, विश्वासघात और मौत। उसी पल उसने तय किया कि इस जीवन में वह बदला लेने की आग में खुद को नहीं जलाएगी, लेकिन हिसाब जरूर बराबर करेगी। वो ये फंग से दूर रहेगी, जितना भाग्य उसे रहने देगा। और गु में युए
उसके साथ पुराने ऋण अब भी बाकी थे। अगली सुबह पूरे राज्य में खबर फैल गई कि चेन परिवार और शू परिवार की सगाई तय हो गई है। स्कॉलर्स और मिलिट्री का यह मिलन इतना शक्तिशाली था कि राज सिंहासन तक चौकन्ना हो गया। सम्राट ने तुरंत प्राइम मिनिस्टर चेन और ओल्ड जनरल शू को दरबार में बुला भेजा। बाहर किसी को ठीक ठीक पता नहीं चला कि भीतर क्या बात हुई, लेकिन जब दोनों परिवारों के मुखिया सलामत लौट आए तो लोगों ने चैन की सांस ली। उधर जुफेन ने अपनी पहली छोटी लेकिन सच्ची शुरुआत की। उसने शाओरू को बुलाया, उसकी हथेली पर लिली फ्लावर वाली चांदी की हेयरपिन रखी और कहा, यह तुम पर बहुत अच्छी लगेगी, इसे मेरा उपहार समझो। शाओरू की आंखों में उतरती हुई खुशी देखकर जुफेन पहली बार सच्चे दिल से मुस्कुराई। शाओरू बार बार हेयरपिन लौटाने की कोशिश करती रही, लेकिन जुफेन ने शरारती मुस्कान के साथ उसे मना कर दिया। मेरी इज्जत रखो और इसे स्वीकार करो, उसने कहा। छोटी दासी का चेहरा खुशी से चमक उठा। वह लगभग भागती हुई ठंडा आलमंड जेली लाने चली गई, क्योंकि वह जानती थी कि जुफेन को मीठा बहुत पसंद है। जुफेन उसे जाते हुए देखती रही। शायद दूसरे लोगों के लिए यह एक बहुत छोटा पल था, लेकिन उसके लिए नहीं। उसके लिए यह इस बात का प्रमाण था कि उसका दूसरा जीवन सचमुच शुरू हो चुका है। इस बार वह अपनी दुनिया को टूटते हुए बस देखेगी नहीं, इस बार वह उसे अपने हाथों से बदल